नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, यानी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय संविधान को पढ़ेंगे। तो हमने पिछली बार जो पढ़ा था तो भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ा था, यानी कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब जब हम कोई भी अच्छा काम करने चलते हैं, अब बताइए मुझे, जब हम कोई भी काम अच्छा करने के लिए चलते हैं तो आलोचक उसमें पीछे पीछे चलते हैं, यानी कि किसी भी अच्छे काम की भी आलोचना होती है। जब भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाने का और उसे सुलभ और अच्छा, जिससे कि भारत की शासन और प्रशासन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, ऐसा प्रावधान किया, तो इसमें आलोचकों का आना शुरू हो गया और जिससे कि भारत के संविधान की आलोचनाएं शुरू हो गई। और उन्हीं संविधान की आलोचनाओं को हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है यहाँ पर, भारत के संविधान की, यहाँ भारत के संविधान की आलोचना। ठीक है, तो ये पहली आलोचना, दूसरी आलोचना, तीसरी आलोचना, चौथी, पांचवी और छठी, यानी हम पूरी की पूरी 6 आलोचना इसमें देखेंगे। यदि आप लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे तब उसमें आपको यही आलोचना मिल जाएंगे, यानी कि यह पूरी की पूरी नकल है किसकी? लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 3, यानी चैप्टर 3 की। ठीक है, तो पहला है उधार, यानी पहली आलोचना क्या है? उधार का संविधान। उधार का संविधान का क्या अर्थ है कि भारत के जब संविधान, यानी हम इसे पढ़ रहे हैं, हमारे जो सेंटर में क्या रहेगा, हम केंद्र बिंदु क्या मान करके पढ़ रहे हैं? संविधान की आलोचना। क्या? संविधान की आलोचना। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि संविधान की आलोचना पर थोड़ी सी टिप्पणी कीजिए या चर्चा कीजिए या आलोचनात्मक तरीके से संविधान का वर्णन कीजिए, तो आपको उसमें यहां से इसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? संविधान की आलोचना। अब क्वेश्चन इन आलोचना से हुई आ सकता है, कैसे? कि आप कहां तक समझते हैं कि भारत का संविधान एक उधार का संविधान है या उधार का थैला है? टिप्पणी कीजिए। आप भारत के संविधान को 1935 की कार्बन कॉपी में किस प्रकार से देख सकते हैं? चर्चा कीजिए। यानी कि इनके बीच से भी, यानी केंद्र बिंदु क्या है? ये है, और साइड बिंदु कौन से हैं? बाकी के ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपके, मुझे ऐसा लग रहा है। उधार का संविधान, उधार के संविधान से क्या अर्थ है कि आपको सभी को पता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान वो बना रहे थे तो लगभग दर्जन भर देशों से उन प्रावधानों को लिया जो भारत के संविधान में महत्वपूर्ण हो सकते थे। तो आलोचक जो थे उन्होंने कहा भारतीय संविधान में कोई विशेष बात नहीं है, ये केवल एक उधार का संविधान है, विदेशों से चीजों को बटोर करके इसमें समाहित कर दिया है। विदेशों से चीजों को बटोर करके इसमें बटोर, समझ में आ रहा है ना? इतना तो आप समझते ही है ना ब्रजवासी। तो कहने का अर्थ यह है कि अब मैं पूरा बोलूं कि संग्रहण करके इसमें रख दिया है उधार का संविधान। तो चीजों को अपनी नॉर्मल भाषा में पढ़ना चाहिए कि सभी चीजों को, सभी प्रावधान जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनको यहां पर रख दिया है। अब वहीं इसका पक्ष किसने रखा? इसकी जो आलोचकों तो कहकर के चले गई कि भारत का संविधान एक उधार का संविधान है, लगभग दर्जन भर देशों से ये रख दिया है उठा करके इसमें। लेकिन वहीं अंबेडकर साहब ने इसका उत्तर दिया आलोचकों का, बोले हमने प्रावधान लिए जरूर हैं लेकिन हूबहू नहीं लिए, हमने उन पर वाद विवाद किया है, संविधान सभा में चर्चाएं की हैं। और चर्चाएं का क्या मतलब है कि उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन करके, यानी विदेशों से जो प्रावधान लिए हैं उन विदेशों के प्रावधानों में संशोधन करके हमने तब इसे अपनाया है। यह हुबहू उधार का संविधान नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? BR अम्बेडकर कह रहे हैं। किनको जवाब दे रहे हैं? आलोचकों को दे रहे हैं। और ये आलोचक कोई और नहीं थे, भारत का आम नागरिक था, बुद्धिजीवी वर्ग जो संविधान सभा का हिस्सा हुआ करते थे वो थे। जो राजनीति, अब बताइए आम आदमी क्या संविधान सभा की आलोचना करेगा जो
गुलामी की बेड़ियों से अभी अभी मुक्त हुआ हो, वो क्या आलोचना करेगा? वो आलोचना करने लायक नहीं है, बल्कि वो बुद्धिजीवी जो संविधान सभा का हिस्सा थे, संविधान सभा के सदस्य थे, वो आलोचक थे। जो थोड़ी बहुत राजनीति दिलचस्पी रखते थे, वो आलोचक थे। तो मुझे लगता है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा उधार का संविधान। दूसरा है 1935 की कार्बन कॉपी। आपको पता है हमारे यहां संविधान बनने से पूर्व भी प्रशासक और शासक की योजना यानी कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। इसके बीच में अंग्रेजों के समय में हमारे यहां कुछ अधिनियम आए, रेगुलेटिंग एक्ट, आपको पता ही होगा ना, रेगुलेटिंग एक्ट, और ये सभी चीजें आगे मैं कराऊंगा कि किस प्रकार से भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही। 1935 के अधिनियम में उसकी कितनी, भारत के संविधान में कितनी महत्वपूर्णता है। तो आलोचक तो कह देते हैं कि केवल और केवल 1935 की कार्बन कॉपी है ये भारत का संविधान, और वास्तव में यदि देखा जाए तो 1935 को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का छोटा संविधान कहा जाता है। ऐसे ज्यादातर प्रावधान 1935 से हूबहू निकाल करके रख दिए गए हैं भारत के संविधान में। तो क्यों नहीं कहेंगे आलोचक? आलोचकों का कहना भी बनता है, भाई उनका नाम भी तो आलोचक है, आलोचना कर रहे हैं तो वो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे आलोचना करते वक्त। 1935 की कार्बन कॉपी है, उन्होंने कह दिया है कि ये तो 1935 की कार्बन कॉपी है। कौन? भारत का संविधान। इसी 1935 की कार्बन कॉपी पे कुछ विद्वान हैं, उन्होंने कहा है 1935 की कार्बन कॉपी, उन्होंने क्या कहा है? एक एन श्रीनिवासन है, एक एन श्रीनिवासन, और ये कोई नहीं, संविधान सभा के सदस्य हैं एन श्रीनिवासन। एन श्रीनिवासन कहते हैं, क्या कहते हैं जब आलोचना करते वक्त? वो कहते हैं कि भारतीय संविधान की भाषा तथा वस्तु दोनों तरह से 1935 की नकल है। एन श्रीनिवासन कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो भाषा और वस्तु दोनों रूपों से देखा जाए तो वो क्या है? 1935 की नकल है हूबहू। ये कौन कह रहे हैं? ये कोई और नहीं है, एन श्रीनिवासन भारत की संविधान सभा के सदस्य हैं। ठीक। दूसरे व्यक्ति हैं सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है, बल्कि एक ब्रिटिश व्यक्ति हैं, यानी इंग्लैंड के व्यक्ति हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान 1935 से सीधे निकलता है। आलोचना करते वक्त इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भारतीय संविधान सीधे रूप में 1935 से निकलता है। इसके बाद में पी.आर. देशमुख नाम के एक व्यक्ति हैं। पी.आर. देशमुख साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान 1935 अधिनियम ही है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1935 अधिनियम ही है, बस इसमें एक वयस्क मताधिकार जोड़ दिया जाए। यानी कि 1935 और भारतीय संविधान, ये कौन कह रहे हैं? पी.आर. देशमुख के अनुसार भारतीय संविधान और 1935 के अधिनियम में केवल एक अंतर है। वो क्या है कि 1935 का जो अधिनियम है उसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान लागू नहीं था, बल्कि भारत के संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान लागू है। ये आलोचना करते वक्त इन्होंने कहा है। तो हमने दो आलोचनाएं पढ़ी, पहली उधार का थैला, दूसरा 1935 की कार्बन कॉपी। तीसरी आलोचना क्या है? भारतीयता का विरोधी है। ये भारतीयता का विरोधी क्यों है, इसे समझ लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति वो कैसी है? विदेशी है। कैसी है? विदेशी है। इसमें कहीं ना कहीं विदेशी मानसिकता की छाप दिखाई देती है। क्यों? अरे भाई, ज्यादातर संविधान सभा के जो सदस्य थे, चाहे डॉक्टर बी आर, जो मुख्य संविधान सभा के सदस्य थे, चाहे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ले लीजिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी को ले लीजिए, सभी क्या थे? विदेशी मानसिकता से, यानी इनके जो छाप थी, इनके मन मस्तिष्क में जो छाप थी वो कैसी थी? विदेशों वाली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अध्ययन ही विदेश में किया था। उन्होंने क्या किया था? अध्ययन ही विदेश में किया था। ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि भारतीयता का यह विरोधी है। और भारतीयता का विरोधी कैसे है? इन्होंने कह दिया एम के हनुमंतैया, एम के हनुमंतैया नाम के एक व्यक्ति हैं, ये संविधान सभा के सदस्य हैं और ये कह रहे हैं हमने बीड़ा और सितार मांगा। बीड़ा और सितार किसके हैं? भारतीयता के हैं, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? अंग्रेजी बैंड मिला। यानी हम भारतीय पद्धति, भारतीय मानसिकता के अनुसार हम क्या चाह रहे थे? भारत का संविधान चाह रहे थे। कौन कह रहे हैं? ये भी एक संविधान सभा के सदस्य हैं। ये कह रहे हैं कि हमने बीड़ा और सितार मांगा, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? हमें बदले में अंग्रेजी बैंड मिला। अब अंग्रेजी बैंड मिला, इसका क्या अर्थ है? वास्तव में अंग्रेजी बैंड नहीं, बल्कि विदेशी मानसिकता से ग्रसित होकर के हमें क्या मिला? भारत का संविधान मिला। उसमें कहीं ना कहीं विदेशी छाप, विदेशी सोच दिखाई देती है। तो हमने 3 पढ़े, कौन कौन से? पहला हमने पढ़ा उधार का थैला, 1935 की कार्बन कॉपी, भारतीयता का विरोधी। चौथा है गांधीवादी दर्शन से दूर, गांधीवादी दर्शन से दूर संविधान, यानी गांधीवाद से दूर संविधान। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि हमारा जो संविधान है, मतलब गांधी जी संविधान के बारे में नहीं, न तो गांधी जी संविधान सभा के सदस्य थे। एक विशेष बात यह है कि भारत का राष्ट्रपिता उस संविधान की, उस देश की, जिस देश का वो राष्ट्रपिता है, उस देश की शासन प्रशासन के नियम बनाने में वह शामिल नहीं है। अंबेडकर और गांधी जी दोनों के विचार मिलते नहीं थे। आपको पता है, आप इतिहास में पढ़ रहे होंगे इस चीज को कि गांधी जी और अंबेडकर के विचार क्यों नहीं मिलते थे। पूना पैक्ट क्या था? गोलमेज सम्मेलन में क्यों एक दूसरे के मुखर विरोधी हो गए थे अंबेडकर साहब और गांधी जी? तो इन चीजों को वहां हम चर्चा करेंगे। लेकिन भारतीयता, गांधीवाद से दूर संविधान था। ये गांधीवाद से दूर क्यों था? कि गांधी जी जो चाहते थे वो भारत के अंतिम हाशिए पर खड़ा व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। यानी गांधी जी विकेंद्रीकरण में ज्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है, गांधी जी विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है? कि जो योजनाएं हैं, विकास है, वो अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। तो इसके गांधीवाद से दूरदर्शन में फिर हनुमंतैया आ जाते हैं आलोचना करने के लिए। देखिए, हनुमंतैया पर भी कोई काम नहीं था, ये केवल आलोचना कर रहे हैं। यहां पर भी इन्होंने कर दी और यहां पर भी इन्होंने कहा था कि यह एक ऐसा संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे और न ही उन्होंने ऐसे संविधान को विचार किया होगा या कल्पना की होगी। ठीक है, तो गांधी जी ऐसे संविधान की बिल्कुल भी जो पूरी तरह से व्यवस्था को क्या कर दे? केंद्रीकृत कर दे। अरे भाई, पंचायती राज बाद में ही तो जोड़ा गया है संविधान में, संविधान निर्माताओं की तो देन नहीं थी। विकेंद्रीकरण बाद में ही तो जोड़ा गया है। अब मुझे बताइए कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है? वो हम पढ़ेंगे सभी एक एक डिटेल से। दूसरा है महाकाय आकार। महाकाय आकार का मतलब है कि संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे ही डाल दिए गए हैं। ऐसे ही का मतलब क्या है? कि जिनकी आवश्यकता है। ये आलोचकों का कहना है। देखिए, दोनों चीजों का मतलब किसी भी चीज का 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। ये क्या है? महाकाय आकार। आलोचक कह रहे हैं कि संविधान निर्माता जो थे उन्होंने कुछ प्रावधानों का तो ऐसे ही कहां उसमें जोड़ लिया है। अरे भाई, मुझे बताइए आप कि ऐसे ही तो नहीं जोड़ेंगे। हमने जब विशेषता पढ़ रहे थे तो ये तो एक इसकी विशेषता थी, लेकिन आलोचक इसे इसकी बुराई बता रहे हैं। इसकी विशेषता ये थी, अगर हम प्लस पॉइंट से देखें इसे, महाकाय संविधान को, विशाल संविधान को, कि उसमें वो सारे प्रावधान हैं, यानी कि भारत के लोग जो थे वो विविधता से भरे हुए हैं। विविधता से मतलब यहां हर एक जाति, पंथ, मजहब, भाषा के आधार पर
जाति के आधार पर, रंग के आधार पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और उन सभी की चीजों को ध्यान में रखते हुए उन सभी प्रावधानों को संविधान में हमने जगह दी है, तो इसीलिए तो ये विशाल हो गया है। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि खामखा इतना बड़ा आपने संविधान बना दिया है। तो इस पर जो सर आइवर जेनिंग्स नाम के एक सर आइवर जेनिंग्स ब्रिटिश व्यक्ति थे, ये अंग्रेजी व्यक्ति थे, ये क्या कह रहे हैं, जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं किया गया है, उनका चयन बेहतर नहीं किया गया है। तो हमने कौन कौन सी आलोचना पढ़ी, उधार का संविधान, मैं इसीलिए इसे रिवीजन करा रहा हूं तो ताकि आपके दिमाग मन मस्तिष्क में ये दौड़े चीजें। उधार का संविधान, 1935 की कार्बन कॉपी, भारतीयता का विरोधी, गांधीवादी से दूर संविधान, महाकाय आकार और है वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग कैसे है ये भाई? वकीलों का स्वर्ग इस प्रकार से है क्योंकि भारतीय जो संविधान था वह बहुत बड़ा था और इसकी विशालता ही इसकी जटिलता थी। सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि ये वकीलों का स्वर्ग है भारतीय संविधान। ये सर आइवर जेनिंग्स नहीं छोड़ रहे हैं हमें पीछा। सर आइवर जेनिंग्स कह रहे हैं कि यह वकीलों का स्वर्ग है। क्यों है स्वर्ग? जब भारत का संविधान विशाल होगा तो जटिल होगा और जटिलता को सुलझाने के लिए कोर्ट जाया जाएगा। भाई संविधान की कोई भी प्रावधान में यदि समस्या आती है तो उसे कौन सुलझाता है? समझ में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, हमारी न्यायपालिका सुलझाती है उसे। और न्यायपालिका जब सुलझाती है तो उसके बाद विवाद तर्क वितर्क कौन करेगा? वहां वकील करेंगे। भाई वकील करेंगे कि नहीं करेंगे? और वकील करेंगे तो ये वकीलों का स्वर्ग है। जिस प्रकार से वकील चाहेंगे उस प्रकार से संविधान, ये आलोचकों का कहना है, वास्तविकता नहीं है। ये आलोचक यानी आलोचना के यदि नेगेटिव पॉइंट इसके देखे जाए तो नेगेटिव पॉइंटों में ये आएगा। ठीक है, तो आलोचक क्या कह रहे हैं कि यह वकीलों का स्वर्ग है। स्वर्ग कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। स्वर्ग इस प्रकार से है कि अगर देखिए हमारा संविधान क्या है, विशाल है और विशालता की वजह से ही यह जटिल है और जटिल प्रावधानों को सुलझाने के लिए यदि कोर्ट जाया जाएगा, न्यायालय में जाया जाएगा, उसे न्यायपालिका देखेगी तो वहां वाद विवाद तर्क वितर्क सबूत कौन देगा? वकील देंगे। और दूसरी बात, क्यों कहा गया है वकीलों का स्वर्ग? संविधान सभा में आप बताइए ज्यादातर व्यक्ति वकील नहीं थे क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे, अंबेडकर साहब वकील थे, सरदार पटेल ने भी वकालत की थी, यानी ज्यादातर सदस्य जो थे वो वकील थे। तो वकीलों का स्वर्ग यानी जिस प्रकार से वो ढाल रहे थे अपनी चीजों को, उस प्रावधानों में डाल रहे थे, वो सब क्या थे? उसकी वकीलों की प्रभुता को दर्शा रहे थे, एक तरीके से कह सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा संविधान की आलोचना। इसमें अब मैंने बताया था कि इस प्रकार से क्यों है ये आलोचना, आलोचक इसके आलोचना क्यों करते हैं। इसके बाद हम आपको एक थोड़ा सा समरी टाइप से बता रहे हैं। इसके बाद में प्रॉपर तरीके से आपको चैप्टर मिलना शुरू हो जाएंगे। हम आपको पृष्ठभूमि जहां से कराएंगे, पृष्ठभूमि के बाद में इसके बाद में जो अगला लेक्चर होगा वो होगा अमेरिका के संविधान से, यानी अमेरिका की कार्यपालिका देखेंगे, अमेरिका की विधायिका देखेंगे, अमेरिका की न्यायपालिका देखेंगे, अमेरिका की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की प्रकृति देखेंगे। यानी इन चारों टॉपिकों को अमेरिका के देखेंगे तो आप अच्छे से तुलना कर सकते हैं और हम ही अमेरिका और भारत की संविधान व्यवस्था में आपको तुलनात्मक अध्ययन कराएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।